वेद और पलक ब्लडी इश्क एपिसोड 8। सुनसान जंगल में वह लड़का पलक को घसीटते हुए ले जाने लगा। पलक बाहर आते ही भागने की फिराद में थी, पर उसके हाथ बंधा था और मुंह पर टेप लगा था, पर उसके पैर का रस्सी खुला हुआ था। पर बिना खाए पिए वह कमज़ोर हो गई थी। कितना तो उस लड़के के मुकाबले में उसका शरीर इतना काम नहीं कर पा रहा था जितना कि उसे ताकत चाहिए। वह लड़का उसे बेरहमी से घसीटते हुए ले जा रहा था, यहाँ तक कि बीच बीच में ईंट पत्थर भी थे जो कि एक दो बार पलक के पैरों में घाव कर दिए, पर उसे जरा भी दया नहीं आया। वह तो यहाँ से भागने के फिराद में था। वहीं दूसरी ओर टाइगर कार में से अपना आधा शरीर बाहर की तरफ निकाल कर दूरबीन आंखों पर लगाए चारों तरफ देख रहा था, बल्कि बाकी के भी गार्ड भी देख रहे थे। वेद और उसके गार्ड काफ़ी दूर तक आगे निकल गए, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पर दूरबीन से देखने के बाद बहुत दूर एक कार वाइट कलर में दिखाई देने लगी, जो देखकर टाइगर ने अपनी गार्ड को इशारा किया। उसका इशारा पाकर सभी लोग अपने अपने कार लेकर दूसरे दूसरे रास्ते से निकलने लगे। कुछ देर बाद टाइगर बहुत आगे निकल गया और आगे से उसकी गाड़ी के सामने अपनी कार रोक दिया। जो लड़का कार चला रहा था उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि वह आज पकड़ा जाएगा, जिसके चलते उसने पहले ही कॉल और मैसेज आगे भेज दिया था और अपना मोबाइल उसने कार में से बाहर फेंक दिया ताकि उसके पास कोई सबूत ना रहे। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहीं टाइगर हाथ में पिस्टल लिए कार में से बाहर निकला और निशाना लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाकी के गार्ड भी आगे की तरफ आने लगे। सबको यही लगा कि इस कार में ही पलक होगी, जिसके चलते वे लोग उसके कार को आगे पीछे से घेर लिए। वेद अभी भी कार में ही बैठा था, बल्कि वह उन सबको घूरे जा रहा था। वहीं टाइगर ऑर्डर देते हुए कहा, बाहर निकल वरना यहीं से शूट आउट करूँगा। उसके इतना कहने के बावजूद भी कार में बैठा लड़का निकल नहीं रहा था, जिसे देख टाइगर ने एक बार फिर से उसे गुस्से से कहा, और इस बार वह बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रहा था, जिसकी वजह से वह लड़का कार का दरवाज़ा खोल बाहर निकला और अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। टाइगर ने अपने एक गार्ड को इशारा किया। उसका इशारा पाते ही वह आगे गया और कार के पीछे का दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई नहीं था, जिसके वजह से उन लोगों ने कार के बैक साइड सब जगह चेक किया। कार में उस लड़के के अलावा कोई नहीं था। वह लड़का अपने दोनों हाथ ऊपर किए खड़ा था। वहीं टाइगर धीरे धीरे उसके पास गया और उसके शरीर को हाथ लगाकर चेक किया और चेक करने के बाद उसका कॉलर पकड़ धमकी देते हुए कहा, लड़की कहाँ है? कौन लड़की? कौन हो तुम लोग और मुझे इस तरह क्यों पकड़ रहे हो? उसका इतना कहना कि टाइगर को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उल्टा हाथ उसे ज़ोर से दे मारा। उसके ऐसे मारने से वह लड़का लड़खड़ाते हुए नीचे गिरा, जिसे देख टाइगर झुककर उसकी कॉलर पकड़ के वापस उठाया। उसके ऐसे मारने से उसके होठों पर कट लग गया था। टाइगर को इस तरह मारता देख वेद को अब रहा नहीं गया और वह कार में से बाहर निकला और बाहर आते ही बोला, टाइगर साइड हटो, ये ऐसे नहीं बताएगा। इतना बोलकर वेद ने अपना पिस्तौल निकाला और उस लड़के के पैर पर शूट किया। यह किसी को अंदाज़ा नहीं था और बल्कि उस लड़के को भी नहीं अंदाज़ा था कि बिना सवाल जवाब किए यह इस तरह से गोली चला देगा। वह तो ज़ोर से चिल्लाया और गोली की आवाज़ से वहाँ पेड़ पर जो पंछी बैठी थी वह सब उड़ने लगी। उसके पैर से खून बहने लगा और वह एकदम से नीचे गिर गया। पैर पकड़कर चिल्लाने लगा। वह लड़का दर्द से तड़प रहा था, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहा था, पर वेद को कोई फर्क नहीं
पड़ा, बल्कि उसने तो अब उसके माथे पर निशाना लगाया और अपने दर्द आवाज में कहा, मैं बस एक ही बार इससे पूछूंगा, सच सच बता लड़की कहाँ है। वह लड़का वेद की आंखों में देख सकता था कि यह कितना खूंखार है। बिना कहे उसने गोली चला दिया। अगर झूठ बोला तो वह उसके माथे पर तुरंत गोली चला देगा। जिसकी वजह से वह लड़खड़ाते हुए कहने लगा, वह उस लड़की को ले गया। वह लड़खड़ाती हुई जुबान से इतना ही बोल पाया क्योंकि वह दर्द से तड़प रहा था। वेद को जरा भी उस पर दया नहीं आया, बल्कि वह चलते हुए उसके पास गया और उसके जख्मों पर अपना पैर रखकर जोर से दबाते हुए कहा, सही सही बता कहाँ लेकर गया, वरना इतनी आसान मौत भी नहीं दूंगा, यहीं जानवरों के बीच में छोड़ दूंगा खाने के लिए। वेद ने उसके जख्म पर जोर से दबा रहा था, जिससे वह लड़का और भी चीखने लगा। उसे दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वह हाथ जोड़ते हुए कहा, बताता हूँ, प्लीज़ जल्दी छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ो। उसका इतना कहना कि वेद ने अपने पैर हटा लिए और वह लड़का बोला, वह अभी दूसरे रास्ते से उस लड़की को लेकर जा रहा है, उसके पास गाड़ी भी नहीं है। उसका इतना कहना कि वेद बिना उसकी बातें सुने कार में जाकर बैठ गया और टाइगर उसका कॉलर पकड़ के एक दूसरे कार में लेकर बैठ गया, क्योंकि उनको उस पर भरोसा नहीं हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा हो। वहीं दूसरी तरफ वह दूसरा लड़का पलक को खींचते हुए काफ़ी दूर लेकर निकल चुका था। उसने अपना मोबाइल निकाला और पहले वाले लड़के को कॉल करने लगा, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था, जो देखकर उसने अपने मालिक को कॉल लगाया और कहने लगा, मालिक आप जल्दी से इंतज़ाम कीजिए, कोई गाड़ी भेज दीजिए ताकि मैं इस लड़की को लेकर यहाँ से निकलूँ, वरना मैं पकड़ा जाऊँगा और इसे इस तरह मैं रोड पर नहीं ले जा सकता, ना ही किसी गाड़ी की हेल्प ले सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर पलक और भी रोने लगी। उससे यही लगा कि अब उसकी ज़िंदगी यही ख़त्म होने वाली है। पलक बीच में अपना हाथ खींचे जा रही थी और उसका इस तरह से भागने की कोशिश करना उस लड़के को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उसके बाल पकड़ के दांत पीसते हुए कहा, यही तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा, समझी ना। मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिला, एक तो तेरे वजह से मैं प्रॉब्लम में फंसने वाला हूँ। बस थोड़ी देर और उसके बाद मालिक किसी न किसी को भेज ही देंगे। इतना बोल वह लड़का पलक को दूसरे रास्ते से ले जाने लगा, क्योंकि वह मेन रोड पर उसे इस तरह नहीं ले जा सकता। करीब 20 से 25 मिनट के बाद पलक ने बहुत ही हिम्मत करके डिफेंस करने लगी। लड़का उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा, पर पलक बिल्कुल भी कदम नहीं बढ़ा रही थी, जो देख कर वह लड़का एकदम से परेशान हो गया और उसने उसके गालों पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसके ऐसे मारने से पलक नीचे गिर गई। पलक के नीचे गिरते ही वह लड़का अपने दोनों हाथ अपने बालों में फेरने लगा और जल्दी से मोबाइल निकाल कॉल लगाने लगा। कॉल रिसीव होते ही वह बात करने में बिजी हो गया। तो वहीं पलक उठकर वहाँ से भागने लगी और उसने जैसे कॉल कट किया कि पलक की तरफ देखा तो वह करीब 10 से 15 कदम आगे बढ़ गई थी, जो देख उसके पीछे भागने लगा। पर पलक बहुत तेजी से अब भागने लगी, जैसे कि पंछी पिंजरे में से निकल गया हो। करीब 15 मिनट तक पलक भागती रही। अब वह पूरी तरह थकने लगी थी, उसे भागा नहीं जा रहा था, तो वहीं वह लड़का भी उसके पीछे भाग रहा था। बीच बीच में वह कॉल भी कर रहा था, क्योंकि उसे गाड़ी चाहिए था। पलक बगैर ध्यान से देखे वह भागे जा रही थी। तभी उसका पैर फिसला कि वह सामने ढलान की तरफ गिर गई। उसको गिरता हुआ उस लड़के ने देख लिया।
करीब 1 घंटे के बाद भी भागे जा रही थी। पलक एक जगह खड़ी हो गई क्योंकि अब वह हाँफ रही थी, उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। तभी उसे कुछ दूरी पर 4-5 कार दिखाई दिया। कार देखकर उसे हिम्मत आया कि अब वह बच सकती है। वह हेल्प लेने के लिए उसी ओर भागने लगी। पलक जैसे आगे की तरफ बढ़ते जा रही थी, उसे अब बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और जो सामने गाड़ियाँ रुकी थी वह कोई और नहीं बल्कि वेद और उसके गार्ड्स थे। पलक लंगड़ते हुए आगे की तरफ जा रही थी, बल्कि उसके हाथ तो बंधे थे। उसने अपने मुंह पर से टेप हटा लिया और जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगी, पर उसकी आवाज़ बहुत स्लो जा रहा था। पर वह लगातार चिल्लाए जा रही थी और उसकी आवाज़ बहुत जल्द सामने खड़े टाइगर और गार्ड ने सुन लिया और सब के सब पीछे मुड़कर देखे तो यकीन नहीं हो रहा कि सामने पलक है। सभी लोग पलक की तरफ जाने लगे। वहीं पलक इतने लोगों को देख एक पल के लिए डर गई क्योंकि यह सारे आदमी लोग थे। उसे डर था कि कहीं उसका कोई फ़ायदा ना उठाए, पर उसने अभी तक किसी का चेहरा ठीक तरह से नहीं देखी। फिर भी वह आगे की तरफ जा रही थी और उनके सामने पहुँचते पहुँचते वह नीचे गिर गई और जैसे नज़र उठाकर उसने ऊपर देखी, सबसे पहले उसकी नज़र वेद पर गया जो अपने ही एटीट्यूड में खड़ा था। उसे देख तो पलक अंदर तक कांप गई। उसे समझ गया कि अब वह कभी नहीं बच पाएगी क्योंकि यह वही लोग हैं जिन्होंने उसका किडनैप किया था। इसलिए वह लड़का बार बार कॉल किए जा रहा था। यह लोग उसे पकड़ने आ गए। सब सामने खड़े थे, फिर भी पलक एक बार अपनी जान बचाते हुए हिम्मत करके खड़ी हुई और पीछे की तरफ भागने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से 1-2 कदम ही वह भागी होगी कि तब तक वेद ने टाइगर को उसे पकड़ने के लिए कहा, पर वेद को यह नहीं समझ में आया कि उसे देखकर वह क्यों भाग रही है। वह तो अपने आईब्रो चढ़ाकर बस उसे घूर कर देख रहा था। पलक ने जैसे वेद को देखी कि वह वहाँ से भागने लगी, वेद को भी समझ में नहीं आया कि यह लड़की मुझे देखकर क्यों भाग रही है। वह जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा, बल्कि उसके गार्ड्स आगे जाकर पलक को पकड़ लिए। भला पलक बेचारी भाग भी कैसे सकती, जो पहले से एकदम कमज़ोर हो चुकी थी। टाइगर पलक को पकड़ के वेद के सामने लेकर आया। वहीं पलक एक दफ़ा फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे पापा और मेरा परिवार परेशान हो रहे होंगे, प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ जाने दो। वेद पलक की बातें सुनकर कंफ्यूज हो गया कि वह तो उसे ही ढूंढ रहा है और यह लड़की उसे देख डर रही है, बल्कि मुझसे बचने के लिए दुआएं मांग रही है। वेद ने उसे बड़े गौर से देखने लगा, बल्कि अपनी आंखों पर लगाए हुए गॉगल्स को उतारकर ध्यान से देख रहा था। उसके सूजे हुए गाल देखकर ही समझ गया कि उन लोगों ने इस पर अत्याचार किया है। वेद बहुत बड़ा बड़ा डील करता था, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड का माफिया भी था, जो किसी को पता भी नहीं था। उसे समझने में पलक को थोड़ा देर तो लगा, पर वह तुरंत समझ गया कि वह क्यों उसे देखकर डर रही है। वेद का घमंड ही बहुत अलग लेवल का था। भला वह क्यों उसे समझाए और उस पर अपना टाइम वेस्ट करे। उसने टाइगर के तरफ देख कहा, इसे इसके घर छोड़ दो। वेद का इतना कहना कि पलक वेद के तरफ देखने लगी, जो इस वक्त बेजान सी हुई थी। एक पल के लिए उसे भी यकीन नहीं हुआ कि वेद ने अभी अभी क्या कहा। वह तो शॉक्ड होकर उसे देख रही थी। भला उस पर इतनी दया कैसे आ गया कि मुझे जाने दे रहा है। पर जो भी हो, वह अपने घर जाने के लिए उतावली हो गई। पलक बहुत कमज़ोर हो गई थी और टाइगर जैसे
हाथ आगे बढ़ाकर पलक का हाथ पकड़ने को हुआ कि पलक 2 कदम पीछे हो गई और वह धीमी आवाज में बोली, मैं खुद चल सकती हूँ। टाइगर ने कार का दरवाजा खोला और पलक उसके अंदर जाकर बैठ गई। देखते देखते वहां से सभी लोग निकल पड़े। शाम का वक्त बालमपुर। शाम हो गया था। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था कि तभी तपस्वी जी के घर के सामने एक कार आकर रुकी और उसमें से टाइगर बाहर निकला और पीछे के कार का दरवाजा खोल पलक को निकलने को कहा। पलक ने जैसे अपना घर देखी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। वह तुरंत भागते हुए अपने घर के अंदर गई और दरवाजे पर खड़ी हो बेल बजाने लगी। इधर टाइगर और उसके आदमी कार में बैठकर वहां से चले गए। इधर अंदर से दरवाजा खुला और जैसे गरिमा जी ने अपनी बेटी को देखी तो वह तुरंत उसे छूकर देखने लगी, बल्कि दोनों माँ बेटी का रोना धोना चालू हो गया। दोनों एक दूसरे से गले से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। तो अंदर से नंदिनी और दादी दोनों बाहर आई। पलक को देखकर सबके सब अचंभित हो गए कि अचानक से पलक कैसे घर आ गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा, ना ही उसके साथ कोई था, ना ही पुलिस वाले। पर उसकी हालत देखकर ही पता चल रहा है कि वह कितनी मुश्किलों का सामना की है। उसके कपड़े गंदे हो गए थे, उसके बाल एकदम बिखरे थे, उसका चेहरा सूजा हुआ था, यहाँ तक कि उसके होंठ पर थोड़ा सा कट लगा था, जो देखकर समझ में आ रहा था कि उसे किसी ने मारा है। उसके गाल सूज गए थे। पलक की हालत देख तो गरिमा जी की हालत खराब हो गया। उन्हें अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वहीं दादी चलते हुए आगे आई और अपनी पोती को गौर से देखने लगी, बल्कि उनकी नज़र इस वक्त बाहर गया कि आखिर इसके साथ था कौन। नंदिनी अपनी बहन को पीछे से हक कर ली। थोड़ी देर बाद तपस्वी जी घर आए। वह इन दिनों अपनी बेटी को न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। घर का दरवाजा खुला था, जो देख वह तुरंत अंदर आ गए और अंदर की शोर शराबा सुनकर जैसे ध्यान से देखे तो पलक को देख उनकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। वह चश्मा उतारते और गौर से देखने लगे और अपनी बेटी की हुलिया देखकर रोते हुए उसके पास आए और उसे अपने गले लगा लिया। बाप और बेटी दोनों फूट फूट कर रोने लगे। घर में सभी लोग रो रहे थे। कुछ देर बाद घर में शांति का माहौल बन गया था। तपस्वी जी अपनी बेटी से एक ही शब्द पूछ रहे थे कि वे लोग कौन थे जिसने उसकी किडनैप किया था। अपने पापा की बातें सुनकर पलक फिर से वे सब याद करने लगी कि इन 3 दिनों में उसके साथ जो कुछ हुआ था और अपने दोनों हाथ से अपने चेहरे को ढककर जोर जोर से रोने लगी। उसको इस तरह रोता देख किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। गरिमा जी, नंदिनी, सब लोग रोने लगे। तपस्वी जी को इसके आगे कुछ पूछा नहीं जा रहा था। उन्होंने गरिमा जी की तरफ देखा। पलक को कमरे में लेकर जाओ, उसे कह दो फ्रेश हो जाए और खाना खाकर आराम करे। इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। यह सुन दादी बोली, पहले यह तो बताए इसे लेकर कौन गया था, ये थी कहाँ? ये सब जानना बहुत ज़रूरी है ना। कल सुबह होते सब लोग यही बात पहले पूछेंगे, न जाने क्या क्या बात बनाएंगे। दादी बहुत कुछ बोले जा रही थी, जो सुनकर तपस्वी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सपाट लहजे में कहा, माता जी, मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी बेटी से फ़र्क पड़ता है और मैं अपनी बेटी को सही सलामत देखकर खुश हूँ।
मुझे लोगों से सफाई सुनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पलक देख सकती थी कि उसके पापा और दादी में बहस हो रहा है, जो देखकर वह उदास मन से बोली, पापा मुझे नहीं पता वे लोग कौन थे जिन लोगों ने मुझे गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाकर लेकर गए, पर हाँ मुझे इतना पता है कि यह कोई और नहीं बल्कि उस लड़के ने मेरा किडनैप किया। पलक ने स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक जो कुछ उसके साथ हुआ वह सब उसने अपने घर वालों को बता दिया। सारी बातें सुनने के बाद दादी तो कुछ और ही समझने लगी। उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा कि पलक सच बोल रही है, बल्कि वह बगावत करने लगी कि अगर वह लड़का उसका किडनैप किया तो उसने घर कैसे छोड़ दिया। उन्हें तो कुछ यहाँ गड़बड़ लग रहा है। उनकी बातें सुनकर तो पलक और भी रोने लगी। तपस्वी जी अपनी माता जी से बहस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह कमरे में चले गए। वहीं गरिमा जी पलक को उसके कमरे में लेकर आई और अपनी बेटी को फ्रेश होने के लिए कहा। उसके बाद वह उसके लिए खाना बनाने लगी। नंदिनी अपनी बहन के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। पलक थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर कमरे में आई। वह उदास होकर बेड पर बैठी थी। उसके बगल में नंदिनी भी बैठी थी, उसे समझा रही थी। तभी गरिमा जी खाना लेकर कमरे में आई और अपनी बेटी को अपने हाथों से उन्होंने खिलाया। पलक का बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, पर भूखी भी वह थी और उसकी मम्मी ने उसे थोड़ा थोड़ा करके खाना खिलाया। खाना खाने के बाद पलक अपनी माँ से बोली, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे आज आपके साथ में सोना है। यह सुन गरिमा जी ने हाँ भर दी और पलक के बगल में बैठकर उसके माथे पर अपना हाथ फेरने लगी। उनके ऐसे करने से पलक को नींद आने लगा, पर वह नींद में बड़बड़ाई जा रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी ऐसी हालत देख गरिमा जी रोने लगी। नंदिनी भी थोड़ी देर बाद तपस्वी जी भी कमरे में आकर अपनी बेटी की हालत देख रहे थे। उनसे अब रहा नहीं गया। उन्होंने पुलिस वालों को कॉल किया और बता दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे तपस्वी जी पलक को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए और उन्होंने सबसे पहले वेद के नाम का FRI दर्ज करवाया। यहाँ तक कि पलक ने भी उसके बारे में बता दिया कि वेद ने ही उसका किडनैप किया था और उसके ही आदमी उसे कैद करके रखे थे और कल वह खुद उसे जाने दिया और जिस स्पॉट पर वह थी वहाँ वेद और उसके आदमी ही थे। पलक जैसे जैसे बता रही थी पुलिस वालों ने वैसे वैसे सब कुछ नोट किया और उन्होंने ये भी कहा कि वह जल्द से जल्द वेद को अरेस्ट करेंगे। गरिमा जी इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहती थी। उनकी बेटी मिल गई, उनके लिए यही खुशी की बात थी, पर तपस्वी जी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते थे, क्योंकि आज सुबह सुबह उनके पड़ोस में सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। हर कोई पलक को देखकर खुश तो हो रहा था, पर सबका यही कहना था कि एक गुंडा होकर उसने आपकी बेटी को छोड़ दिया, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं था इतना बड़ा गुंडा उनकी बेटी को छोड़ सकता है। उन्हें तो यही लग रहा था कि कहीं वह जान से ना उसे मार दे। जितने लोग उतनी तरह तरह की बातें। 2 घंटे के बाद बालमपुर के पुलिस ने मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया और एक बार फिर से वेद को पुलिस ने अरेस्ट करने उसके विला पहुंच गई। पर अफसोस इस बात का था कि इस बार पलक ने खुद उसके नाम का अरेस्ट वारंट भेजा था। यह जानकर तो वेद का खून खौलने लगा, क्योंकि उसने उसे ढूंढकर उसके घर उसे सही सलामत भेजा और यह लड़की ने उसे ही पुलिस को उसके घर भेज दी।
वेद के लॉयर ने पुलिस को समझाया, पर पुलिस ने उन्हें ही समझाते हुए कहा, अगर हमने अरेस्ट नहीं किया और बाप बेटी अगर मीडिया के पास पहुंच गए तो यह बात बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि वह लड़की लापता थी और उसने वेद का नाम ही लिया है। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। एक बार फिर से मुंबई पुलिस वेद को अरेस्ट कर ली। अगर स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और